मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा क्लियरिंग हाउसेस मतलब समाशोधन गृह। देखिए, इसमें समाशोधन गृह किसी स्थान के बैंकों का एक ऐसा सामान्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य चेकों द्वारा निर्मित परस्पर दायित्व का चेकों द्वारा निपटारा या भुगतान करना होता है। ये डेफिनेशन दी हुई है प्रोफेसर टॉजिंग के शब्दों में। ठीक है, अब देखिए समाशोधन गृह होता क्या है। समाशोधन गृह का अर्थ, समाशोधन गृह अथवा निकासी गृह उस संस्था को कहते हैं जो बैंकों के पारस्परिक लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। यह साधारणतः एक बड़ा बैंक होता है जो विभिन्न बैंकों के आपसी लेन देनों का केवल खातों में लेखा करके निपटाने का प्रयत्न करता है, जिससे हिसाब किताब अथवा लेन देन में कम से कम नकद मुद्रा का प्रयोग हो सके। प्रोफेसर टॉजिंग के अनुसार समाशोधन गृह एक स्थान के बैंकों का एक सामान्य संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य बैंकों द्वारा निर्मित परस्पर दायित्वों का चेकों द्वारा निपटारा या भुगतान। जो मैंने डेफिनेशन ऊपर करवाई थी, ये वही डेफिनेशन है टॉजिंग के अनुसार, तो इसे आप लर्न कर लेना। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समाशोधन गृह वह संस्था है जो विभिन्न बैंकों के पारस्परिक लेन देन का हिसाब किताब केवल खातों में आवश्यक लेखा करके निपटा देती है। समाशोधन गृह का इतिहास। सर्वप्रथम सन 1755 में लंदन में समाशोधन गृह की स्थापना हुई। इसकी स्थापना से वहाँ की बैंकिंग व्यवस्था को बहुत प्रोत्साहन मिला। तत्पश्चात सन 1853 में अमेरिका में इस प्रकार के गृह का निर्माण किया गया। उसके बाद बैंकिंग प्रणाली के विकास के साथ साथ समाशोधन गृहों की स्थापना विभिन्न देशों में की गई। आज लगभग सभी देशों में यह व्यवस्था अपना ली गई है। अब देखिए समाशोधन गृह की कार्यप्रणाली। सदस्य बैंकों के कर्मचारी अपने अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए समाशोधन गृह में एकत्रित होते हैं। ये सब कर्मचारियां अपने साथ चेकों तथा विपत्रों का एक स्थान पर बैठकर स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें वे उस धन को लिखते हैं जो उन्हें दूसरों से लेना होता है। इसके बाद वे दूसरा स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें वह धन लिखा जाता है जो उन्हें दूसरों को देना होता है। इन दोनों स्टेटमेंट के बनाने के बाद ये बाकी निकालते हैं, जिससे पता चलता है कि उन्हें दूसरे बैंकों को क्या लेना या क्या देना है। इस धन को भी बैंकों का एक दूसरे को देने की आवश्यकता नहीं होती, वरन उसके लिए केंद्रीय बैंकों की पुस्तकों में, जहाँ पर सब बैंकों का हिसाब रहता है, इसका जमा खर्च हो जाता है। इस प्रकार बिना एक पैसा भी लिए दिए करोड़ों का भुगतान हो जाता है। इसके निम्नलिखित उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी शहर में 4 बैंक हैं। कौन कौन से? ABCD। वे समाशोधन गृह के सदस्य हैं। चारों को एक दूसरे पर काटे गए चेक उनके ग्राहकों से मिले हैं, जिनका रुपया वसूल करके खातों में जमा करना है। पूरी स्थिति देखिए आगे दी हुई है। देखिए, विभिन्न बैंकों से प्राप्त होने वाली राशि। बैंक दे रखे हैं, बैंक के नाम A, B, C और D। A बैंक, B बैंक, C बैंक और D बैंक। अब देखिए, B बैंक से हमें मिले हैं 300 रुपये, C बैंक से मिले हैं 200 और D बैंक से मिले हैं 200 रुपये। टोटल हो गए 700 रुपये। उसके बाद B बैंक को A से मिले हैं 200 रुपये, ठीक है। C से मिले हैं 100 रुपये और इससे मिले हैं 250 रुपये, तो टोटल हो गए 550। C बैंक को A से मिले हैं 150, B से मिले हैं 50 और D से मिले हैं 350, 550 रुपये। और D बैंक को मिले हैं A से 250, B से 350 और C से 100 रुपये, टोटल हो गए 700 रुपये। तो ये हमारी जो कुल राशि प्राप्त हुई है वो हुई है 2500 रुपये, ठीक है। और कुल देय राशि कितनी हुई है? 600, 700, 1300, 400, ये भी टोटल हमारी 2500 रुपये। तो ये 4 बैंकों की लेन देन की सूची है। ABCD की लेनदारी इतनी है, देनदारी इतनी है, और ये बैलेंस है, कहीं प्लस है तो कहीं माइनस में है।
अब देखिए, प्रथम तालिका से यह स्पष्ट होता है कि निकासी गृह को 2500 रुपये का हिसाब निपटाना है। यदि इस उदाहरण में बी बैंक सी बैंक से ₹150 का चेक दे दे और डी बैंक ए बैंक को 100 रुपये का चेक दे दे, तो चारों बैंकों का पारस्परिक भुगतान केवल 250 रुपये के देकर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार सभी बैंक से लेन देन का निपटारा हो जाएगा। ठीक है। बैंकों को कभी कभी केंद्रीय बैंक कुछ धनराशि जमा भी करनी पड़ती है। अब देखिए समाशोधन गृह की भारत और समाशोधन गृह। भारत में समाशोधन गृह का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है। सन 1921 में इंपीरियल बैंक के स्थापित होने के बाद दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई में समाशोधन गृह स्थापित किए गए, परंतु रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने के बाद अनुसूचित बैंकों को इसके साथ अपने खाते खोलने पड़े और समाशोधन गृह का भार किसे देना पड़ा? रिजर्व बैंक को सौंपना पड़ा। आजकल हर बैंक को अपनी मांग व सावधि देनदारी का 10% रिजर्व बैंक के पास नकद रूप में जमा करना पड़ता है। समाशोधन गृहों की प्रगति। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के समय 4 समाशोधन गृह थे, किंतु 30 जून सन 1981 को हमारे देश में समाशोधन गृह की संख्या कितनी हो गई? 429 हो गई। अब उनकी संख्या 1036 हो गई। इनमें से बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता, कानपुर, चेन्नई, नागपुर, दिल्ली, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर और अहमदाबाद आदि में समाशोधन गृह की व्यवस्था कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है। सन 1951-52 में भारत में समाशोधन गृह में शोधित चेकों की संख्या 3 करोड़ थी, जिनकी राशि लगभग 79 अरब थी। 90-91 में चेकों की संख्या बढ़कर 52 करोड़ और राशि कितनी हो गई? 4050 अरब हो गई। अब 2008-9 में चेकों की संख्या 600 करोड़ और 8000 अरब हो गई। इससे स्पष्ट है कि भारत में चेक द्वारा भुगतान करने पर का क्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, समाशोधन गृहों के लाभ या महत्व। समाशोधन गृहों से होने वाले प्रमुख लाभ निम्नलिखित है। सबसे पहले सामूहिक रूप से हिसाब किताब होना। समाशोधन गृह के द्वारा लेन देन का हिसाब व्यक्तिगत रूप से न होकर सामूहिक रूप से सरलता से हो जाता है। इससे बैंकों के समय और व्यय की बहुत बचत होती है। नेक्स्ट है भुगतान प्राप्ति में शीघ्रता। बैंकों में वसूली के लिए भेजे गए चेकों का भुगतान शीघ्रतापूर्वक एवं सुविधाजनक रीति से प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है आपका नकद कोष में कमी। बैंकों को अधिक मात्रा में कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिसके फलस्वरूप बैंक अधिकतम मात्रा में साख का निर्माण कर देश में व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य को अधिक मात्रा में सहायता प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययिता। प्रत्येक लेन देन का भुगतान बैंक के खाते में परिवर्तन करके अर्थात नाम अथवा जमा लिखकर कर दिया जाता है, जिससे मुद्रा के प्रयोग में मितव्ययिता आ जाती है। नेक्स्ट है गैर सदस्य बैंकों को सुविधा। इस प्रकार की सुविधा कुछ शुल्क देकर गैर सदस्य बैंकों को भी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है जोखिम से मुक्ति। भुगतान देने अथवा प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रकमों को दूर दूर ले जाना या लाना एक जोखिम का कार्य है। इस समस्या को समाशोधन गृह सरलता रूप से हल कर देता है। चेकों के प्रयोग में सुविधा। भुगतान सुगमतापूर्वक हो जाने के कारण चेकों की लोकप्रियता व्यापारिक व निजी क्षेत्र में बढ़ती जाती है। बैंकों के पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। समाशोधन गृह बैंक के आपसी लेन देन को सुगम बनाते हैं। इससे बैंक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं, साथ ही उनमें पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि होती है। पारस्परिक अनुचित प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है और बैंकिंग विकास को प्रोत्साहन मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर आपका यही ख़त्म होता है, समाशोधन गृह, और ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप अब इसका लॉन्ग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5, बैंकों की समाशोधन या निकासी गृह का क्या अर्थ होता है, इसका क्या महत्व है, इसका काम किस प्रकार होता है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है स्टूडेंट।